गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक आखिरकार यह कैसे होता है। यानी कि जो अन्योन प्रेरण गुणांक होता है यह परस्पर समीप रखी हुई दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि कहने का मतलब जो होता है यह है, यह हो गई प्रथम कुंडली, यानी कि यह हो गया फर्स्ट, और इधर इधर से ही होगा एक सेकेंडरी कुंडली, यानी कि यह हो गया एक होगा प्राइमरी और एक होगा हमारा सेकेंडरी। जो कुंडली होती है वह बिल्कुल ठीक इसी तरह से होती है, यानी कि यह प्रथम हो गया और ठीक इसी तरह से इधर भी होगा। यानी कि आप कहीं पर भी देखे होंगे ऐसा ही ठीक रहता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में भी देखे होंगे तो फिर ठीक इसी तरह से लपेटा रहता है वहां पर, बल्कि बीच में जो इसके होगा वह लोहे का क्रोड बना होता है। ठीक इसी प्रकार से यहीं पर भी यह होगी सेकेंडरी, यानी कि दूसरी। यह दोनों जो भी होती हैं अन्योन प्रेरण गुणांक में एक दूसरे को कभी भी स्पर्श नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। जब हम इसमें एसी करंट, यानी जब हम इसमें मेंस धारा देते हैं एसी करंट, एसी का जो सिंबल होता है वह ठीक इसी तरह से होता है। यानी जब हम इसमें धारा को प्रवाहित करते हैं तो फिर यह क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि यह फ्लक्स उत्पन्न करती है, जिसके कारण से यह भी प्रेरित होने लगती है। इसी को हम कहते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। कि अगर हम इसी के भी हिसाब से देखेंगे तो फिर यह होगा हमारा जो भी है परस्पर समीप, यानी कि जो परस्पर समीप दो कुंडलियां, यानी कि जो हमारा होगा ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, यानी कि द्वितीय कुंडली में, यानी कि यह द्वितीय हो गया यानी कि सेकेंडरी, और यह होगा हमारा प्राइमरी। द्वितीय कुंडली में फ्लक्स, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको वह ठीक नॉर्थ और साउथ की दिशा में को प्रदर्शित करता है, ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा, यानी कि केवल जो एसी करंट होगा वह हम इसी को ही देंगे, वह उसमें जो है उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो फिर इसी वजह से या इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। ये समझते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम जो होता है, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है तो वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। यानी कि अगर इसको एग्जाम्पल में देखा जाए तो फिर यह होता है जनरेटर या फिर डीसी मोटर जो होता है वह हमारा जो कि डायरेक्ट करंट देता है। अगर हाँ उसके हिसाब से भी देखा जाए तो फिर इसमें जो एक्स्ट्रा करंट होता है, यानी कि जो ईडी करंट जो उत्पन्न होता है या उसी का ही विरोध करने लगता है। यानी कि जिस मान लीजिए हमारे पास दो मैग्नेट, यानी कि एक नॉर्थ है और एक है हमारा साउथ पोल, यानी कि यही दो मैग्नेट होते हैं। यानी कि इससे जो चुंबकीय रेखाएं, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स निकल करके जाते हैं वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाते हैं, यहाँ अदृश्य होते हैं, इनको हम देख नहीं सकते। इनको जो है हम देख नहीं सकते। अगर हम इसी में एक कुंडली को रख करके तेजी से अगर ना घुमाए तो फिर क्या होगा कि हमारा बिजली बनने लगेगा। यानी कि यहाँ पर स्लिपरी की जगह पर अगर ना कम्यूटेटर लगा दे तो फिर यही डिसाइड करता है, यानी कि या मोटर बनेगा या फिर जनरेटर बनेगा। मान लीजिए यह है हमारा जनरेटर, तो फिर यह यहाँ पर कॉपर की कॉइल लपेटी होंगी, तो फिर यह जब हम इसको तेजी से घुमाएंगे तो फिर यह इसके फ्लक्स को, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को जितना ही काटेगी उतना तेज ही हमारा बिजली बनेगा। तो फिर इसी में एक और झंझट आ जाता है, उसको कहीं का होता है, यानी कि जो नॉर्थ पोल से निकल करके जाता है उसी को, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स निकल करके जाता है उसी वहीं पर इसी के कारण एक एक्स्ट्रा एनर्जी, यानी कि उसको ईडी करंट, यानी कि वह
बन जाता है वह इसी का ही विरोध करने लगता है, यानी कि जिसके कारण वह बनता है वह उसी का ही विरोध करने लगता है। अब आइए समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या जो होता है किसी परिपथ में उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स। परिपथ यानी जो होता है वह रास्ता, परिपथ का मतलब यह यही होता है हमारा रास्ता। रास्ता यानी कि परिपथ, किसी परिपथ में उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स को, यानी कि अगर यहीं पर हम यस, यानी कि अगर इसमें हम चुंबकीय फ्लक्स यहीं से होता है, यानी कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल तक ले जाकर के मिलता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित करने में, यानी कि अगर यहीं पर हम एक कुंडली भी लगा दें तो फिर अगर इसको हम तेजी से घुमाएं, अगर हम इसको तेजी से घुमाएं और यानी कि इसमें जो प्रेरित धारा परिवर्तित करने में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको तेजी से घुमाएंगे, यहीं से एक तार ले जा करके इस रास्ते से और इस रास्ते से ले जा करके जोड़ भी देंगे और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देंगे, वरना शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। यानी कि अगर हम इसके मान को इसमें परिवर्तन कर दें तो फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित धारा, और इस किसमें घुमाना है? चुम्बकीय फ्लक्स में। तो फिर इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। समझते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा किस मान को व्यक्त करता है? तो फिर अब इसका आंसर जो भी होगा, यानी कि आंसर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर जो भी होता है, यानी कि यह जो एमीटर धारा जो भी होता है वह हमारा, यानी कि वर्ग माध्य मूल यानी कि RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर को व्यक्त करता है। यानी कि आप लोग भी एमीटर जो भी होता है वह देखे भी होंगे, आप लोगों के घर में जो मोटर वगैरह लगे होंगे, यानी कि जो पानी निकालने वाला, यानी कि जो एक हाथ पावर के नलके में लगा होता है मोटर, उसमें भी देखे होंगे उसका जो स्टार्टर होता है जहाँ पर रखा होता है, वहां पर दो ठो मीटर होता है। एक ठो होता है अमीटर, यानी कि उस पर ये लिखा होता है, और एक होता है बोल्ट मीटर। एक ठो अमीटर और बोल्ट मीटर में फर्क क्या होता है? बोल्ट मीटर जो होता है वह वोल्टेज को बताता है, और अमीटर जो होता है वह यानी कि इसको RMS को बताता है, यानी कि वर्ग माध्य मूल को बताता है, यानी कि वह एम्पीयर को बताता है। अब समझते हैं, यानी कि एक और क्वेश्चन है, कुंडली का प्रेरकत्व 0.4 हेनरी तथा प्रतिरोध जो है वह 10 ओम है। यह 30 हर्ट्ज 0.6 वोल्ट का प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ी है। इस परिपथ में व्यय औसत विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। पहले तो समझते हैं वोल्ट। यह जो 6.5 वोल्ट होता है वह 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम भी करता है, यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि जो हमारा LED बल्ब होता है जो 10-10 वाट का, वह जो होता है वह हमारा 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अब यह हर्ट्ज क्या होता है? यानी कि जो इसी प्रकार से जो काम भी करता है उसी को हम कहते हैं हर्ट्ज, यानी कि इसी एसी करंट की तरह जो भी काम करता है उसी को हर्ट्ज कहते हैं। और यह हर
तो जो होता है वह हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, क्योंकि यह जो हमारा एलईडी बल्ब जो होता है वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम भी करता है। यहाँ तक कि हम 10-12 हर्ट्ज तक भी नहीं देख सकते, यानी कि अपने हाथ को 1 सेकंड में मैक्सिमम तक हम कितना हिला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कर रहे हैं तो फिर हमारा हाथ 1 से अधिक दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह से या जो हर्ट होता है वह एलईडी बल्ब होता है, वह 1 सेकंड में 50 बार बंद होता है और 50 बार चालू होता है। तो फिर यह होता है हर्ट। समझते हैं इसका सवाल, यानी कि सॉल्व। हल, यानी कि यह जो होता है व्यय विद्युत शक्ति, व्यय विद्युत शक्ति, इसका जो सूत्र होता है वह होता है P बराबर 1/2 V नॉट I नॉट इंटू cos फाई होता है। या इसका क्या होता है सूत्र, व्यय विद्युत ऊर्जा का यह जो भी होता है सूत्र है। और यह प्रेरण प्रतिघात, यानी कि प्रेरण प्रतिघात, यह जो होता है हमारा, यह होता है एक्सियल बराबर 2 पाई एफ एल, यानी कि यह जो भी होता है हमारा प्रेरण प्रतिघात। अब समझते हैं इसके आगे। प्रेरण प्रतिघात के सूत्र के हिसाब से अब इसको हम सॉल्व भी करते हैं। एक्सियल बराबर 2 पाई एफ एल, यानी कि यह जो भी हो, यह हमारा सॉरी यह जो होता है प्रेरण प्रतिघात होता है। अब इसको हम सॉल्व भी करते हैं, यानी कि पहला स्टेप जो भी होगा वह हमारा होगा 2 गुणे 3.14 गुणे 30 गुणे 0.4, वह होगा 75 75.36 ओम। यह भी जो होगा यह हमारा होगा प्रतिबाधा। यह जो होगा वह प्रतिबाधा नहीं होगा, बल्कि यह जो होगा प्रेरण प्रतिघात होगा। अब समझते हैं प्रतिबाधा, यानी कि अब इसी से प्रतिबाधा को हम निकालेंगे। अब आइए समझते हैं प्रतिबाधा, यानी कि जो प्रतिबाधा होता है उसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबाधा यानी कि जेड बराबर जो भी होता है, इसका सूत्र जो भी होगा अंडर रूट में एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी से सॉल्व भी करते हैं, यानी कि एक्सएल का जो मान होगा वह हमारा हो जाएगा जेड बराबर, यानी कि एक्सएल का स्क्वायर जो भी होगा वह होगा 75.36 ओम। ओम का स्क्वायर प्लस आर, जो हमारा प्रतिरोध था वह था 10 ओम। कितना था 10 ओम। 10 का स्क्वायर हम लोग स्क्वायर करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या मान आता है, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 जो भी होगा, यानी कि 75.36 का जो भी स्क्वायर होगा, यानी कि 5679.13 ओम आ जाएगा। और प्लस यानी कि 10 का स्क्वायर जो भी होता है वह होगा 100। अब इसको जोड़ भी देंगे तो फिर हमारा जो आंसर आएगा उसको बाहर निकालेंगे। जोड़ने पर जो भी आएगा हमारा 5000 सॉरी 779.13 ओम। अब इसको क्या करेंगे, अब अंडर रूट से इसको बाहर निकाल देंगे तो फिर इसका वर्गमूल जो भी होगा वह आ जाएगा हमारा 76 ओम। यही इसका आंसर होगा।
अब इसके बाद हम समझेंगे यानी कि शक्ति गुणांक। यह जो शक्ति गुणांक होता है वह कैसे वर्क करता है। जो आंसर आया हुआ था वह था हमारा 76 ओम, और यानी कि जो प्रतिरोध था वह था हमारा 10 ओम। अब इसी को शक्ति गुणांक के रूप में अब इसी को एक्सचेंज करते हैं। देखते हैं शक्ति गुणांक यानी कि यह शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर आर बटे जेड। यानी कि अब यही जो भी होगा, प्रतिरोध जो था हमारा वह था आर, यानी कि रेजिस्टेंस यानी था वह कितना था 10 ओम बटे 76। अब आप समझते हैं यानी कि विद्युत धारा में अब इसी को काटेंगे तो फिर वही आ जाएगा विद्युत धारा जो होता है इसको कहते हैं भी बटा जेड। यानी कि यह जेड जो होगा वह होगा हमारा प्रतिबाधा, यानी कि भी बटे जेड। अब इसी को अगर हम जो काटे थे यानी कि 10, विद्युत धारा जो था हमारा वह था 6.5 बटे 76। अब व्यय विद्युत शक्ति जो होगा वह होगा हमारा P बराबर 1/V0 इंटू I नोट cos फाई। व्यय शक्ति के अनुसार जो होगा वह होगा हमारा 1/2 गुणे 6 V0 बराबर जो होगा 6.5 गुणे 6.5 फिर होगा 7.6 गुणे ओम, यानी कि 10 और 76 वाट। गुणा करके यानी कि काट पीट करके वह आ जाएगा हमारा जो होगा 4.2 बटे 1.552। अब इसको काटने पर ये जो क्वेश्चन है यह काफी इम्पोर्टेंट है। दिए गए एसी परिपथ यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि एसी अल्टरनेटिंग करंट परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यह परिपथ हमारा दिया हुआ है, यानी कि जो परिपथ है हमारा उसमें एक 10 माइक्रोफैराडे की यानी कि कैपेसिटर लगा हुआ है, कंडीशनर, और यह कुंडली प्रेरक यह जो भी है हमारा वह है 40 हेनरी, और प्रतिरोध जो है वह है हमारा 2000 ओम, और यह भी बराबर यानी कि वोल्टेज भी इसमें दिया हुआ 282, और जिसमें से 10 माइक्रोफैराडे की कैपेसिटर भी लगा हुआ है, यानी कि भी बराबर 282 साइन 100 टी। और फिर इसमें दिया है, और इसमें पूछ क्या रहा है कि वोल्टेज का वर्गमाद मूल यानी कि RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर निकालना है। प्रेरण प्रतिघात और धातीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिघात और पांचवा है धारा तथा वोल्टेज में संबंध। यानी कि जो है वोल्टेज का वर्गमाद मूल यह होगा VRMS। RMS नहीं होगा। जो हमारा क्वेश्चन था वह क्या था, VRMS यानी कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान को हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि V बराबर जो होगा वह होगा हमारा 282 साइन 100 पाई और T, यानी कि V बराबर
नॉट फाइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, यानी कि इससे तुलना करने पर, और भी नॉट बराबर जो होगा वह होगा हमारा 282, और ओमेगा बराबर जो होगा, ओमेगा यानी जो होता है वह कोणीय चाल होता है 100 पाई। तो फिर जो हमारा संधारित्र था यानी कि जो कैपेसिटर था वह था 10 माइक्रोफैराडे का, और जो यल यानी कि कुंडली का जो प्रेरकत्व था वह था 40 हेनरी, और हमारा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंट जो था वह था 2000 ओम। तो फिर हमको वी आर एम एस का यह सूत्र होता है, तो फिर भी नोट बराबर होगा हमारा 282, भी नोट बराबर हो जाएगा हमारा 282 बटा अंडर रूट में 2। तो फिर अब इसको काटने पर जो भी आएगा वह आ जाएगा हमारा 282 बटा 1.41, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो फिर हमारा जो भी टोटल आ जाएगा वी आर एम एस बराबर, यानी कि जो इसका, तो फिर वह आ जाएगा हमारा 200, वी आर एम एस बराबर, सॉरी 200, यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी कि यही 200 वोल्ट आएगा हमारा आंसर। यानी कि ये जो था वी आर एम एस का पहला था, यानी कि यह सॉल्व हो चुका है। देखते हैं प्रेरण प्रतिघात को एक्स बराबर ओमेगा एल से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यही इसका सूत्र होता है। तो फिर 100 पाई गुणे 40 पाई 40 बटे पाई, यानी कि इस पाई से इस पाई को काट देंगे तो फिर आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और यह 2 जीरो, यानी कि 4000 ओम आ जाएगी। एक्सएल बराबर जो भी होगा वह होगा हमारा 4000 ओम। अब देखते हैं धारतीय प्रतिघात। तीसरा क्वेश्चन जो था वह था हमारा क्या, धारतीय प्रतिघात, प्रतिघात, यह जो इसका जो भी सूत्र होता है वह होता है एक्स सी बराबर 1 बटा ओमेगा सी। यह जो होता है यह धारती प्रतिघात का सूत्र है, यानी कि अगर इसके हिसाब से भी देखा जाए तो फिर वह हो जाएगा हमारा बटिए 100 पाई गुणे 10 ओम पाई, इस पाई से इस पाई कट जाएगा तो फिर आ जाएगा सीधा हमारा एक्स सी बराबर, यानी कि 1 एकम 1 और 3 जीरो, यानी कि 1000 ओम। 1000 ओम आ ही जाएगा। इसका तो इंक ही बार बार खत्म ही हो जा रहा है। अब इसके आगे जो है वह है हमारा प्रतिबाधा। प्रतिबाधा
अब देखते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा प्रतिबाधा इसका जो सूत्र होता है वह को जो है जेड से प्रदर्शित भी करते हैं, तो फिर इसका सूत्र ही हो जाएगा अंडर रूट में जो भी होगा वह होगा हमारा आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसी सूत्र के अनुसार यानी कि जो भी होगा हमारा क्वेश्चन प्रतिबाधा में जो फिट होगा उसी को अब हम बनाएंगे, यानी कि यह हो जाएगा हमारा सीधा 2000 ओम का स्क्वायर प्लस एक्सएल जो भी होगा वह होगा हमारा 4000 माइनस एक्ससी जो होगा वह होगा हमारा 1000 तो फिर अंडर रूट में इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 2000 का स्क्वायर जो होता है वह 2000 का जो स्क्वायर होता है वह होगा 40 लाख, और यानी कि 4000 माइनस 1000 यानी कि 3000 का जो स्क्वायर होगा वह होगा हमारा 90 लाख। अब इसी को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने पर जो आएगा हमारा वह होगा 1,30,00,000। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो फिर आ जाएगा वह होगा हमारा 1000 निकल जाएगा बाहर, फिर हो जाएगा अंडर रूट में 13। यही जो होगा यही मेन इसी का ही आंसर भी होगा। अब देखते हैं 5वां, यानी कि धारा तथा वोल्टेज में कालांतर। यानी कि इसका जो सूत्र होता है वह होता है tan फाई बराबर XL माइनस एक्स सी बटा आर। यानी कि यही जो भी होगा इसी का सूत्र होगा। अब इसके हिसाब से जो भी होगा यानी कि जो बराबर 4000 माइनस 1000 बटा 2000, यानी कि अब इसी को काटेंगे तो फिर आ जाएगा, यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि यह कट जाएंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा जो भी होगा वह होगा 3/2। इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे पर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4000 में से 1000 घटाएंगे तो फिर वह हो जाएगा हमारा 3000 बटा 2000। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो फिर टोटल आ जाएगा हमारा जो होगा 3/2, यानी कि 3/2। तो फिर यह हो जाएगा हमारा फाई बराबर tan इनवर्स 3/2। यही जो होगा यही मेन इसका आंसर भी होगा, यानी कि धारा तथा वोल्टेज में कालांतर का आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस इसके बाद यह टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैक्सिमम तक बताया है। अभी इसके बाद समाप्त हो जाएगा। अब आइए यह लास्ट क्वेश्चन जो था इसको समझते हैं, यानी कि शक्ति गुणांक किसी प्रत्यावर्ती धारा में ओमी प्रतिरोध यदि R है तथा परिपथ की प्रतिबाधा Z है के अनुपात उसका शक्ति गुणांक कहलाता है। यानी कि शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा
शक्ति गुणांक cos फाई बराबर हो जाएगा cos फाई बराबर हो जाएगा प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध R बटा ओमी प्रतिरोध R तथा परिणामन प्रतिबाधा को Z, यानी कि यही होगा प्रतिबाधा Z और ओमी प्रतिरोध जो होगा वह होगा R। शक्ति गुणांक को cos फाई से निरूपित करते हैं। अब दिए गए परिपथ से ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी कि परिपथ जो है वह है हमारा, यानी कि एक तरफ है 400 ओम और दूसरी तरफ है यानी कि 180 माइक्रोफैराड है और 40 जो है यह हमारा हेनरी है, यानी कि कुंडली। तो फिर यह हो जाएगा भी, और इसका जो मेन वोल्टेज है सप्लाई है वह है 200 cos फाइव इंटू टी। तो फिर प्रतिरोध पर विभव, यानी कि प्रतिरोध पर जो हमारा विभव है प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध पर विभव जो भी होगा, यानी कि अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यह हो जाएगा वी एल बराबर 180 वोल्ट तथा VC बराबर हो जाएगा 180। अतः यह जो है एक LCR परिपथ है। अतः LCR यानी कि LCR परिपथ है, LCR परिपथ है। प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध पर विभव जो हमारा प्रतिरोध पर विभव होगा वह होगा हमारा वी आर बराबर वी नॉट 200 वोल्ट, यानी कि अब इसी को और डिटेल में यानी कि सॉल्व करना है। तो फिर हमारा हो जाएगा आई बराबर वी नॉट बटे आर। तो फिर अब यह हो गया और भी जी, यानी कि 200 बटे 180 सॉरी 200 बटे 400 होगा, यानी कि प्रतिरोध जो था वह है हमारा 400। प्रतिरोध हमारा 400 था। तो फिर अब इसको काटने पर वह आ जाएगा हमारा 0.5 एम्पीयर, यानी कि 0.5 एम्पीयर की इसमें धारा बह रही थी LCR परिपथ में, यानी कि शक्ति गुणांक। ये होगा इसका आंसर। अब यह इलेक्ट्रिक वाला जितना भी टॉपिक था वह लगभग कंप्लीट हो गया, यानी कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर तो नहीं आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले टॉपिक में शुरू करेंगे, यानी कि समझेंगे अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यानी कि उसमें लाइट का टॉपिक होगा।